गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है प्रयाग एकेडमी के इस आपके अपने चैनल पर। और आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ का या सामान्य ज्ञान का या सामान्य अध्ययन का एक भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम पहले शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान, इसे शुरू करेंगे। और इसमें भी हम इसे दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक भारतीय संविधान और फिर उसके बाद पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। थोड़ा सा वैसे उल्टा लगता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उल्टा ही हो। तो हम पहले भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, क्योंकि जब तक संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक राज्य व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। इसलिए संविधान पढ़ेंगे। अब संविधान में सबसे पहले भारत का जो संवैधानिक विकास है, बहुत ही संक्षेप में इसे हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है इसके विषय में। तो भारतीय संविधान के विकास को हम क्या कर सकते हैं, मुख्यतः दो चरणों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, जो कि 1765 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना जा सकता है। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि तब जब ब्रिटिश जो हुकूमत थी, सरकार थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, यानी ब्रिटिश महारानी का भारत के अंतर्गत भारत में शासन था। तो ये 1857 से लेकर के 1947 तक, इतने तक। इन्हें दो भागों में यदि हम यानी कि मूल रूप से विभक्त करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्राउन का मतलब ही होता है, ठीक है, सम्राट या साम्राज्ञी, जो ब्रिटेन के। अब इसमें सबसे पहला जो भारत के लिए ब्रिटिश संसद ने जो कानून पारित किया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया था। 1773, देखिए ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि रेगुलेट करने के लिए किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, यानी उसे निर्धारित करने के लिए ये प्रथम एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था। और ये भारतीयों के लिए नहीं था, ये सिर्फ था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें बंगाल में भारत के बंगाल प्रांत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई थी। तो वहाँ पर रेगुलेट करने के लिए बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। और भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्या था, वारेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इसी समय कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे एपेक्स न्यायालय के नाम जाना जाता है या एपेक्स कोर्ट के नाम जाना जाता है। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। इसके जो प्रथम जज थे जॉर्ज इम्फे थे। आप सब क्या कह सकते हैं कि इम्फे ही याद रखिए। तो इम्फे इसके क्या थे, प्रथम जज थे। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लिए एक्ट पारित किया था, वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। उस समय जो पिट्स थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस 1784 ईस्वी में इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकारों में कुछ कटौती प्रारंभ करने की कोशिश की गई, ठीक है। कारण कई चीज़ें हैं, जब हम इसे इतिहास में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में, तब फिर हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और यहीं पर सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, यानी एक ऐसे परिषद का गठन किया गया जो क्या चीज़ करेगी, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को कंट्रोल करेगी। दूसरा है
यानी इसके बाद अगला 1813 तक, यानी कि इसके बाद ब्रिटिश संसद ने कंपनी को कहा कि हम पहले आपका 20 वर्ष तक का कार्यकाल देखेंगे और 20 वर्ष तक के लिए ये जो पेनी जारी किया गया था ये हर 20 वर्ष के लिए जारी किया जाने लगा यहीं से। ठीक है, तो 20 वर्ष तक यानी कि के लिए उसके लिए जारी कर दिया गया सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और व्यापार करने के लिए सभी चीज़ों के लिए। फिर कहा गया 20 वर्ष के बाद फिर इस पे क्या किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो इसके ठीक 20 वर्ष बाद यानी 1813 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब कि यहाँ से अब अन्य कंपनियों को भी खोल दिया गया भारत में व्यापार करने के लिए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि सिर्फ एक पर। ठीक है, चाय और चीन, यानी कि उसके चीन पर व्यापार और खास करके चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी और का क्या चीज़ किया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसी समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा हेतु सबसे पहले ब्रिटिश यानी कि कंपनी के शासन में कब व्यवस्था की गई, तो 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत शिक्षा के लिए सबसे पहले 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया और इसी के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने प्रचार प्रसार की छूट प्रदान की गई। इसके पहले ईसाई मिशनरियाँ भारत नहीं आती थी। इसके बाद फिर ठीक 20 वर्ष बाद यानी 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस चार्टर एक्ट में अब कंपनी का यहाँ पर व्यापारी का एकाधिकार समाप्त हुआ था, यहाँ कंपनी क्या हो गया, व्यापारिक रूप से, पूर्णतः व्यापारिक रूप से राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई। मतलब अब कंपनी का शासन यहाँ पर प्रारंभ हो गया भारत में। तो ये अब व्यापारिक कंपनी न रह के कैसी कंपनी बन गई, राजनीतिक कंपनी बन गई, यानी कि भारत में इसने सत्ता स्थापित कर ली। अब जब सत्ता स्थापित कर ली तो इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। क्या चीज़ चाहिए होंगी कि भारत में अब बंगाल का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया, बट उसकी जगह क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भी इनके विषय में हम पढ़ेंगे। इसके बाद इनके साथ एक विधि अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है, जिनमें कि प्रथम विधि अधिकारी लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया और लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में भारत की प्रथम विधि संहिता, ठीक है, निर्मित की गई। इसलिए इसे भारत की विधि संहिता का निर्माता कहा जाता है। समझ में आया? 13 से यानी 84 के बाद क्या 13 में, फिर 13 के बाद क्या 33 में, और फिर इसके बाद आगे इसी तरह से 20 वर्ष बाद यहाँ पर भी कहा गया था कि 20 वर्ष के बाद फिर क्या चीज़ किया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि 20 वर्ष के बाद ही दिया जाए, आपका पहले क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, और ठीक 20 वर्ष बाद यहाँ पर इन्होंने एक जारी किया। जैसा मैंने बताया 1833 में 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया था इनका। अब 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा कुछ और भी सहूलियतें दी गई, जिनमें कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भारत में भर्ती प्रारंभ हुई, यानी भारतीयों को भी भर्ती में भाग लेने हेतु, ठीक है, सम्मिलित होने हेतु उनको छूट प्रदान की गई। आईसीएस परीक्षा में भारतीयों के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन समस्या ये थी चीज़ थी कि जो केंद्र होता था वो लंदन में होता था, परीक्षा केंद्र लंदन में होता था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कहा गया, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटिश संसद ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्टिफिकेट है वो जो 20-20 वर्ष बढ़ाती जा रही थी, यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पर 20 वर्ष बढ़ाने से मना कर दिया और कहा कि हम आगे आपका कार्य देखेंगे, उसके बाद ही हम इसे आपको बढ़ाएंगे। अब हम आगे 20 वर्ष नहीं बढ़ा सकते हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, यहीं समाप्त हो जाता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। कारण क्या चीज़ है कि मई 1857 में
भारत में पहली बार क्या चीज होती है, क्रांति होती है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन होता है या संग्राम होता है, जिससे कि ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब इससे प्रभावित होकर के जो ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश महारानी है, उन्होंने क्या चीज़ किया, भारत में जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त करके, ध्यान दीजिएगा, भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके और भारत का शासन अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। अब इसके बाद से दूसरा युग प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्राउन का शासन या क्राउन के अंतर्गत शासन। इसमें सबसे पहले आता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि अभी तक जो भी जारी होता तो भारतीयों के लिए नहीं, किसके लिए जारी होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होता था, इसलिए सब एक्ट होते थे या चार्टर्ड एक्ट होते थे। अब शासन अधिनियम आने लगा, यानी कि इनके द्वारा यहीं से नियम क्या चीज़ हो जाता है, बदल जाता है। 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा बदलाव क्या क्या किए कि जो कंपनी की सत्ता है उसे समाप्त कर दिया गया। अब सीधा सत्ता क्राउन के हाथ में चली गई, यानी कि भारत की सत्ता अब ब्रिटेन संसद के द्वारा, ठीक है, निगम यानी कि रेगुलेट की जाने लगी। अब भारत सचिव का पद यानी कि नया बनाया गया जो रिस्पॉन्सिबल हुआ, और भारत मंत्री का भी एक पद बनाया गया जो कि भारत के लिए निर्णय लेना था उसे। और अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम वायसराय कर दिया गया। और इस तरह से अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी क्या था, लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था। ये 3-4 क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री इस समय थे लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, और 1857 की जो क्रांति हुई लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल रहते हुए हुई, और इन्हीं को ही गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया। इसके बाद आता है, इसी को ही 1858 के भारत शासन अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया गया था। ठीक है, कहाँ, मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया गया था। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि भारत में अंग्रेजों की राजधानी एक दिन के लिए यानी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद भी बन गई थी। तो अब भारत का जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में, यानी कि महारानी या महाराजा के हाथ में। क्योंकि उस समय महारानी विक्टोरिया थी तो महारानी के हाथ में चला गया। अब भारत के लिए जितने भी कानून बनाने का अधिकार है वो ब्रिटेन की संसद को प्राप्त हो गए। अब एक भारत सचिव और एक भारत मंत्री का पद निर्मित किया गया, बाकी जितने भी सब पद थे वो समाप्त कर दिए गए। इसके बाद दूसरा आता है 1861 का भारतीय शासन अधिनियम। 1858 के द्वारा बहुत सी ऐसी चीज़ें, भारतीयों की जो चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा मान ली गई। जैसे जो उसमें जो राजा लोग थे उन्हें गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, उसे मान लिया गया कि राजा लोग क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, और जो राजा हैं, स्वतंत्र राजा हैं, वो क्राउन के साथ बिल्कुल राजा के पद की तरह काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब जो है ना, यानी वहाँ की ब्रिटेन की संसद ने सोचा कि भारत के लिए हमें कुछ न कुछ अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। तो 1858 के बाद 1861 में सबसे पहले भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसमें विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो, ठीक है, प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है पोर्टफोलियो प्रणाली कब से प्रारंभ हुई, 1861 से। ठीक है, कानून बनाने में भारतीयों की भागीदारी प्रारंभ की गई। और दूसरी तरफ इसी में है कि बजट पर, ठीक है, प्रश्न पूछने का सबसे पहले अधिकार भारतीयों को 1861 के शासन अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ। इसी समय ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में तीनों जगहों पर एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, और ये 1862 ईस्वी में स्थापित हुए। चौथी जगह पर इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1866।
इलाहाबाद में 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो सबसे पुराने उच्च न्यायालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में है। दूसरा सबसे पुराना है इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। 1909 का अब आता है तीसरा मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, या 1909 का भारत शासन अधिनियम, उसे लॉर्ड मिंटो और, ठीक है, मार्ले भारत सचिव और भारत का वायसराय, मिंटो भारत का वायसराय था, ठीक है। तो इनके द्वारा एक अधिनियम, ठीक है, बनाया गया, घोषित किया गया, जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम जानते हैं। इन्हीं मार्ले और मिंटो के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसमें सबसे पहले किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया सबसे पहले, ठीक है। धर्म के आधार पर उन्हें पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया, और ये यहीं से भारतीयों में क्या पड़ती है? फूट पड़ना प्रारंभ हो जाती है। फिर वायसराय की कार्यकारिणी के प्रथम, यानी वायसराय की कार्यकारिणी में अब भारतीय सदस्यों की नियुक्ति भी प्रारंभ हुई, जिसमें प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, वायसराय की कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। इसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, ठीक है। इसे 1919 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ठीक है। उसी तरह से वायसराय और भारत मंत्री थे, ठीक है। इसे 20 अगस्त, ठीक है, को लागू किया गया था, इसलिए इसे अगस्त घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख जो बातें थी, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई, ठीक है, यानी कि प्रथम सदन और, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि पूरे विषयों को दो भाग में बांटा गया। एक आरक्षित विषय थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ वायसराय को था। दूसरे हस्तांतरित विषय थे जो कि स्थानीय विषयों से संबंधित थे, जैसे शिक्षा है, पुलिस है आदि, ठीक है, कृषि है आदि। तो उसमें जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनको कानून बनाने का अधिकार था, ठीक है। तो इस तरह से आरक्षित और हस्तांतरित दो प्रकार के विषय हो गए। इसमें अनन्य अधिकार वायसराय का था, इसमें भारतीय, लेकिन इसमें भी हस्तक्षेप वायसराय कर सकता था। इसलिए शासन प्रांतों में दो जगह चलने लगा, वायसराय से और भारतीयों के द्वारा, इसलिए इसे द्वैध प्रशासन शासन प्रणाली कहा जाता है। पूरे भारत को 11 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। द्वैध शासन की जांच के लिए, यानी कि द्वैध शासन अच्छा है, सही है, नहीं है, उसके लिए मूडी मैन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछता है मूडी मैन समिति किससे संबंधित थी? तो द्वैध शासन की जांच के लिए। इसके बाद अगला आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन बिंदु माना जाता है, ठीक है। ये एक तरह से संविधान की तरह ही था, ठीक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत के शासन का मैग्ना कार्टा के नाम जाना जाता है 1935 को। इसमें जैसे आपने संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद और अनुसूची याद की है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, ठीक है। और इसका लगभग 75% भाग हमारे भारतीय संविधान में क्या चीज़ किया है? स्वीकार किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 69 विषय थे, 59। राज्य सूची में 54 थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अब यहाँ पर क्या चीज़ किया गया? प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, यानी द्वैध शासन प्रणाली यहाँ से समाप्त कर दी गई, इन्हें स्वायत्त कर दिया गया, और अब वही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। यानी अब यहाँ पर विषय 2 हो गए, आरक्षित और हस्तांतरित। और इसी में ध्यान दीजिएगा, बर्मा भारत का भाग था, तो बर्मा को स्वतंत्र करके भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका कार्य क्या था? संघ और राज्यों के मध्य होने वाले तनाव को दूर करना था, समस्याओं को दूर करना था। पंडित नेहरू ने, ठीक है, इसे
दास्ता का एक और आशा पत्र नाम दिया, या ब्रेक रहित इंजन और इंजन रहित गाड़ी, ये नाम दिया था इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक और पत्र, आशा पत्र, और ब्रेक रहित इंजन और इंजन रहित गाड़ी का नाम इन्होंने दिया था, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। उससे नीचे किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन्होंने, पंडित नेहरू ने कब, ठीक है, 1929 में एक मांग लिया था, पूर्ण स्वतंत्रता हमको चाहिए, और इससे हम नीचे कोई बात ही नहीं करेंगे। फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित किया गया अंतिम अधिनियम था। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे। वैसे एटली ने घोषणा की थी दो चीज़ें। पहले बोला कि मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ कि मैं भारत का विभाजन करूँ, लेकिन बाद में इन्होंने यही घोषणा की कि हम जून 48 तक, ठीक है, जून से 48 तक भारत को छोड़ देंगे। अब क्लीमेंट एटली ने ही भारत में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रधानमंत्री के रूप में पारित किया। ठीक है, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो क्लीमेंट एटली भारत, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ध्यान दीजिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत में क्या चीज़ है, लोकसभा है ना, उसी तरह से वहाँ सब हाउस ऑफ कॉमन्स है। उसने 15 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को पारित किया। इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे राज्यसभा है वैसे वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इसने दूसरे दिन 16 जुलाई को इसे पारित किया। इसके बाद जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं फिर कोई भी कानून अधिनियम बनता है, तो यहाँ पर सम्राट जॉर्ज छठवें ने इस पे 18 जुलाई 1947 को अपने हस्ताक्षर किए। और जब ये हस्ताक्षर कर दिया गया तो ध्यान दीजिएगा, इसी को माउंटबेटन घोषणा के नाम से जाना जाता है, या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी को ही भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा भारत और पाक दो अधिराज्यों का गठन किया गया, और इन दोनों अधिराज्यों में शासन, संविधान निर्माण होने तक किसके द्वारा, 1935 अधिनियम, शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाना था। ठीक है, इसके बाद भारत, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल मिलेगा। भारत 26 जनवरी 1950 तक अधिराज्य रहा, और इस समय क्या चीज़ हो गया, एक गणतंत्र घोषित किया अपने आप को, यानी इसी दिन भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हो गया, और वो क्या हो गया, अधिराज्य से स्वतंत्र, यानी कि गणराज्य बन गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना संविधान 1956 में लागू किया, और ये 1956 के बाद क्या बना, गणराज्य बना। तो ये दोनों क्वेश्चन है, कब तक अधिराज्य रहा, तो भारत 26 जनवरी 1950 तक, पाकिस्तान 1956 तक। पाकिस्तान नहीं पूछेगा, भारत पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भारत के जो संवैधानिक विकास है, यानी कि पहले कंपनी के शासन के लिए, कंपनी के लिए कुछ नियम पारित किया, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। उसके बाद 1858 से लेकर के और 1947 तक भारत के लोगों के लिए या भारत के लिए पारित किए गए। ठीक है, जिन्हें सुधार या यानी वो चीज़ बोला जाता था। ठीक है, नाम अलग अलग दिया जाता था, अधिनियम, शासन अधिनियम सब दिया जाता था। ठीक है, तो प्रमुख रूप से इनमें यही है, 1858 का, 61 का, फिर है उसके बाद 1909 का, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स, और 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो हमारे संविधान का अधिकांश हिस्सा है। ठीक है, और फिर इसके बाद है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ये अंतिम पारित किया गया भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों के लिए पारित किया गया अंतिम अधिनियम था। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं, और आशा ये करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये, और अच्छी तरह से यदि समझ में नहीं आया हो, इसे एक बार दो बार फिर देखिए, और फिर उसके बाद इन्हीं में से जो भी आपको सवाल बनते हैं